हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम हमारे फॉर्मूले और थ्योरी या आइडेंटिटी का सीरीज़ का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख ले और इसके बाद में पार्ट सेकंड देखें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने 17 फॉर्मूले तक समझा चुका हूँ। और जितने भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होने हैं उन टेस्टों में कोशिश करेंगे हम उन टेस्टों से पहले आपके थ्योरी, फॉर्मूले, आइडेंटिटी और कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दें। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो आपका टर्म फर्स्ट के बेस पर जो सिलेबस सीबीएसई ने डाला है तो उस पर भी हम जो आपको 150 या 200 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे और जिनको अच्छे से समझाएंगे भी उनका सॉल्यूशन। तो इसलिए मेरे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके बच्चों, देखिए अब पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि भुज और कोटि क्या है। भुज और कोटि क्या थी इसको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका था थ्योरी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल कि हमारे पास यदि कोई पॉइंट दिया गया हो तो उसमें हम कैसे भुज देखते हैं और कैसे उसकी कोटि देखते हैं। देखिए, भुज को हम कहते हैं एब्सिसा और कोटि को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो देखिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल था हमारे पास कि बिंदु 1,3 में भुज व कोटि बताइए। 1,3 में भुज व कोटि बताइए। अब देखिए हमारे पास क्या बिंदु दिया गया है 1,3, आपको बताना है। मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया था या पार्ट फर्स्ट में बताया था कि एब्सिसा किसे कहते हैं, भुज को, और भुज या एब्सिसा किसे कहते हैं बच्चों, एक्स अक्ष को। ओके, और ऑर्डिनेट या कोटि किसे कहते हैं, वाई अक्ष को। अब हमारे पास 1,3 हमारे पास क्या दिया गया है, बिंदु। अब मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो इसलिए एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक 1, इसलिए 1 क्या हो गया, भुज। और 3 किसका निर्देशांक है, 3 वाई अक्ष का निर्देशांक है, इसलिए 1,3 का कोटि क्या होगी, 3 होगी। ओके बच्चों, तो आपका असेसमेंट 5 में भी भुज और कोटि से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं समझा है तो वो प्लीज़ अच्छे से समझे। और मैंने पार्ट फर्स्ट में जो आपका असेसमेंट 5 में क्वेश्चन आया था कि ये किस क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में है, जैसे कोई आपको निर्देशांक या कोई बिंदु दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने पार्ट फर्स्ट में समझा दिया, उस एक पॉइंट बना दिया था उसका, लेकिन एग्जाम्पल मैंने पार्ट 2 में दे रहा हूँ। ओके, इसलिए पहले जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देखे और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके बच्चों, अब देखिए अगला पॉइंट आप देखोगे, वृत्त या सर्किल। वृत्त या सर्किल क्या होता है, देखिए डेफिनेशन, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। एक स्थिर बिंदु से देखिए, अभी देखिए एक वृत्त या सर्किल, अभी मैं इसको समझा देता हूँ। अभी तो आपने डेफिनेशन देखिए कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। जैसे सपोज आपके पास एक ये तल दिया गया है, एक ये प्लेन दिया गया है, आपका किसी एक स्थिर बिंदु आपने ले लिया, सपोज ये बिंदु ये है, तो इस बिंदु के चारों ओर सपोज एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक ये ग्रुप दिया गया है। यदि इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। तो एक स्थिर बिंदु से उस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह या लोकस को क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त या सर्किल कहते हैं। ओके, तो आपको अब पता है कि इस डायग्राम में इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ भी इसकी दूरी समान है, ये दूरी भी समान है। ओके, अब देखिए मैं इसको एक बार फिर से और समझा देता हूँ।
तो जैसे हमारे पास ये डायग्राम हो गया, ये फिक्स बिंदु हो गया, अभी हमने यही डायग्राम बनाया था। तो अभी आपको पता है कि इस फिक्स बिंदु से, जिसे हम ये टोटल इसकी परिधि दी गई है, इसे क्या कहते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस। तो परिधि या सरकमफ्रेंस तक की दूरी समान रहेगी। ओके, एक स्थिर बिंदु से सरकमफ्रेंस तक की जो टोटल दूरी समान रहेगी, ये दूरी समान रहेगी, इसे क्या कहते हैं, रेडियस या त्रिज्या। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। और स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट। ओके, अब देखिए इसमें आगे ये हो गया केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट। अब यदि हम वृत्त के केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट से होते हुए कोई जीवा खींचते हैं, जो केंद्र बिंदु से गुजरती हो, मतलब हमने क्या खींची, एक जीवा खींची जो वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरती हो, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, व्यास। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवाओं की संख्या यदि पूछे कि वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ड्रॉ की जा सकती है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ओके, और अनंत ही व्यास खींचे जा सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, अब इसमें देखिए, आपको पता है वृत्त का केंद्र बिंदु है। यदि वृत्त के केंद्र बिंदु से हमने एक रेडियस खींची और एक रेडियस दूसरी ये खींचती, सपोज केंद्र बिंदु ओ और रेडियस ए ओ और ओ बी, हमारे पास दो रेडियस, दो त्रिज्या हो गई, जो हमने वृत्त के परिधि पर दोनों को मिला दिया। ओके, अब इसमें देखिए, वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर डाली गई दोनों त्रिज्याओं से घिरे हुए आर्क को, इन दोनों त्रिज्याओं से घिरे हुए आर्क को क्या कहते हैं, सेक्टर या त्रिज्यखंड। तो देखिए, त्रिज्या ए ओ और त्रिज्या ओ बी के द्वारा घिरे हुए, और इन और आर्क क्या है, आर्क ए बी या चाप ए बी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, अब इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अभी हमने देखा था, ये हमारा वृत्त था, इसका स्थिर जो बिंदु था, तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो आपकी ये दूरी दी गई है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 में क्या दिया गया है, चाप या आर्क। जैसे आपके पास एक वृत्त था, इसका बिंदु ए और बी, दो बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर हम लेते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी होगी, तो ये क्या होगी, चाप। तो इन दोनों वृत्तों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, चाप या आर्क कहते हैं। अब देखिए, जीवा या कॉर्ड, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड या जीवा कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए कॉर्ड या जीवा की डेफिनेशन सही है या नहीं है। अब देखिए, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, जीवा या कॉर्ड कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए व्यास, अभी मैंने डायमीटर या व्यास आपको बताई थी कि वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है। वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य के घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड या क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब देखिए, हमारे पास एक वृत्त है और यदि वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो वृत्त की जीवा और इस जीवा के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड या सेगमेंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ए बी ये क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हो, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं P, तो ए ओ बी ये तो लघु वृत्तखंड, और ए पी बी ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ओके बच्चों, जीवा या
जीवा या कोड वृत्त को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ओके, अब देखिए त्रिज्यखंड या सेक्टर। त्रिज्यखंड या सेक्टर क्या होता है कि चाप के दोनों सिरों को केंद्र बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? सेक्टर या त्रिज्यखंड। जैसे हमारे पास एक वृत्त था, इसका केंद्र बिंदु सपोज O, केंद्र बिंदु O से वृत्त की सरकमफ्रेंस या परिधि पर हमने 2 त्रिज्या ड्रॉ की, तो वृत्त के केंद्र बिंदु से डाली गई दोनों त्रिज्याएं और उन त्रिज्याओं के द्वारा घिरे हुए आर्क या क्षेत्रफल को घिरे हुए क्षेत्रफल और उन त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब देखिए हमने इसमें त्रिज्यखंड की डेफिनेशन देख ली और जो मैंने डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है अच्छे से कि त्रिज्यखंड चाप, वृत्तखंड क्या होगा? ये जीवा और इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। त्रिज्यखंड क्या होगा? इन दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र और इन दोनों त्रिज्या और उन त्रिज्याओं से घिरा हुआ या क्लोज आर्क, 2 त्रिज्या और आर्क से संबंधित जो क्षेत्र होगा या घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। ओके, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 20। फॉर्मूला नंबर 20 में क्या बताया गया है? बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूँ कि 3a² bc + 5ab² bc बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिसमें हम क्या यूज़ करें? कोई भी वेरिएबल या कोई पद जिसमें बन जाए उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पदों का हमें क्या दिया गया है? एक बीजीय व्यंजक दिया गया है जिसमें हमें ओके, अब देखिए तो 3a² bc + 5ab² c ये यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया गया और इस बीजीय व्यंजक में हमें कितने पद दिए गए? 2 पद। फर्स्ट पद क्या है? 3a² bc प्लस सेकंड पद क्या है? पद या टर्म 5ab² c। अब यदि फर्स्ट पद में हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट पद का कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट पद का यदि कोफिशिएंट पूछा जाए, कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो 3a² bc, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3, तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। 5 सेकंड में क्या है? 5 सेकंड में क्या है बच्चों? 5। तो कोई भी बीजीय व्यंजक की ये क्या हो गई? एक कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये टर्म दिया गया है, इसका कोफिशिएंट समझाया गया है। और अब देखिए फॉर्मूला नंबर 21। फॉर्मूला नंबर 21 में क्या दिया गया है? रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो दोनों बिंदुओं से अनंत की ओर बढ़े उसे क्या कहते हैं? रेखा या लाइन। तो इसे हम किससे शो करते हैं? लाइन। अब देखिए ए बी कोई रेखा है तो ए बी के ऊपर हमने क्या बना दिया? एक लाइन बना दी जिसमें दोनों तरफ एरो का साइन लगा दिया। अब देखिए रेखाखंड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। एक फिक्स लेंथ की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे जिसकी फिक्स लेंथ होगी, जैसे यहाँ पर ए बी हमें कोई दिया गया है, जैसे इसकी लेंथ क्या होगी? सपोज 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब लाइन सेगमेंट के बाद किरण या रे। किरण या रे क्या होती है? जो क्या करे बच्चे? लाइन सेगमेंट के किसी एक बिंदु को स्थिर करके दूसरे बिंदु को अनंत की ओर बढ़ाए। लाइन सेगमेंट के किसी एक बिंदु को स्थिर करके दूसरे बिंदु को अनंत की ओर बढ़ाए तो उसे क्या कहते हैं? रे या किरण। तो यहाँ पर हमने रे या किरण को प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका पार्ट 3 एक साथ ही बना देंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखें। ओके बच्चों, ओके।